हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न द अनलर्न। सीखे वो कुछ जो अब तक नहीं सीखा है। तो आज हम लोग हमारी जो अकाउंट्स की सीरीज थी जो हमने स्टार्ट करी हुई थी उसी को कंटिन्यू करते हुए एक आज नया टॉपिक और नया कंसेप्ट लेकर आएंगे। लेक्चर 11 है ये। इसके पहले मैंने 8 से 10 लेक्चर डाले हुए हैं, जो आपको मैं यहाँ पर लिंक में डाल दूंगी, तो आप यहाँ से चेक कर लेना आई बटन में जाके। And this is useful for everyone whoever is preparing for class 11, 12 and any of the government or a competitive teaching exams. And even if you are preparing for some UPSC kinds of exams जहाँ पर वनडे टाइप्स के एग्जाम्स होते हैं, वहां पर भी आपको ये कंसेप्ट तो हेल्प होने ही वाला है। तो ये रिलेटेड टू बेसिकली हमारा कंसेप्ट है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग रिजर्व को, जिसके अंदर हम लोग मेनली फोकस करने वाले हैं कैपिटल रिजर्व को। ठीक है। जैसे हम लोग अकाउंट्स करते हैं तो हम लोग को उसके अंदर वाइल डूइंग द बिजनेस हम लोग को बहुत सारे टाइम पे रिजर्व्स क्रिएट करने पड़ते हैं, पैसे को बचाना पड़ता है, थोड़ा छुपा के अलग से रखना पड़ता है। अगर मैं हमारे डेली के टर्म्स में बोलूँ तो हम लोग इसको एक सेविंग्स के जैसा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेविंग्स बोल सकते हैं हम लोग। कि रिजर्व को अगर हमारे लोकल टर्म्स में अगर बोलना हो तो वी कैन कॉल्ड इट सेविंग्स। ठीक है। और इसके अंदर आज हम लोग ज्यादा फोकस करने वाले हैं कैपिटल रिजर्व को। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। व्हाट इज रिजर्व इन अकाउंटिंग? In accounting, reserves are portion of a company's profit that are set aside for a specific or a journal purpose. अभी कंपनी जब कोई हम लोग बिजनेस करते हैं तो हमें क्या होता है? हमें प्रॉफिट होता है। अब ये सारा का सारा प्रॉफिट तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। यूज करना मतलब कोई असेट खरीदना है तो पूरा उसमें पैसा नहीं डालेंगे। डिविडेंड पे करना है तो उसमें पैसा पूरा नहीं डालेंगे। सैलरी या वेजेस है या हमारे जो भी एक्सपेंसेस या यूटिलिटी बिल है, इन सब में हम लोग 100% फंड को यूज कभी नहीं करते। हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग ने सपोज 100 रुपया प्रॉफिट कमाया है तो हम लोग 80 रुपीज सब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और 20 रुपया हमें क्या रखना है? सेव करके रखना है, जिसको हम लोग अकाउंट्स के लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमें रिजर्व करके रखना है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टेनिटी या कोई प्रॉब्लम आए तो हम लोग इस सेविंग्स को यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था कि हम लोग ने 20 रुपया, अगर मान लो इसकी जगह पे कंपनी के पास में 1 लाख का है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 20,000 रुपया रिजर्व निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारा ये प्रॉफिट बढ़ता है, हमारे रिजर्व्स भी बढ़ते हैं। तो क्या बोला मैंने? इन अकाउंटिंग रिजर्व देर आर पोर्शन ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिट दैट आर सेट असाइड फॉर अ स्पेसिफिक और अ जर्नल पर्पस। अब वो पर्पस स्पेसिफिक भी हो सकता है, जर्नल भी हो सकता है। जब हम आगे बढ़ेंगे सीरीज के अंदर तो रिजर्व को उन्होंने दो चीज में कैटेगराइज किया है, दो पार्ट में। एक जर्नल होता है, एक स्पेसिफिक होता है, बराबर। इसके पहले एक बाइफरकेशन आता है कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व। जो मेरा रेवेन्यू रिजर्व होता है वो जर्नल में और स्पेसिफिक में क्लासिफाई होता है। तो ये वो रीजन या तो स्पेसिफिक पर्पस है, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज के लिए बोला कि भाई ये रिजर्व जो है ये फिक्स असेट के लिए, मतलब इस रिजर्व से सिर्फ फिक्स असेट ही परचेज होगा और किसी भी चीज के लिए ये रिजर्व यूज होगा नहीं। एंड इफ आई से कि भाई जर्नल रिजर्व है तो मैं किसी भी पर्पस के लिए इस रिजर्व को यूज कर सकती हूँ। चाहे वो फिक्स्ड एसेट खरीदना हो, चाहे मुझे डिविडेंड पे करना हो, चाहे मुझे कोई यूटिलिटी बिल पे करना हो, या मैंने कोई इंश्योरेंस करा है उसका मुझे प्रीमियम पे करना हो। देयर कैन बी एक्स वाई जेड रीजंस। ओके, होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। द प्रोसेस फॉर सेटिंग असाइड अ फंडिंग और अ स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। जब आप किसी फंड को स्पेसिफिक चीज के लिए साइड में कर लेते हो तो उस फंड को हम लोग एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज में एप्रोप्रिएशन और नॉर्मल लैंग्वेज में एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उसको बांटना। अभी हम लोग ये फंड अगर हम लोग बहुत सारा सेव कर रहे हैं तो हम लोग इसको कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रीब्यूट ही करने वाले हैं ना, कि भाई इसमें से इतना पैसा इधर जाएगा, इतना पैसा इधर जाएगा। इन दैट मैनर द सेंटेंस का मीनिंग ये है। सेटिंग असाइड setting aside money for reserve can be help keep business in a good financial state by providing savings to handle future expenses. Future का expense हो, profit हो या कोई loss हो, XYZ anything which is going to happen in future where the company has no idea but they are keeping this reserve for the safer side. मतलब ऐसी कोई इवेंट जो अननोन है, क्या है? अननोन है, कंपनी को नहीं पता है कि ये फ्यूचर में हो सकते हैं। तो उन चीजों से डील करने के लिए, उन एक्सपेंस से या उन लॉस से
डील करने के लिए, उनको बेयर करने के लिए अगर कंपनी के पास में कोई फंड एडवांस अगर कोई फंड कंपनी के पास में सेविंग के तौर पर पड़ा है, तो वो इन चीजों को यूज कर सकते हैं। बराबर। तो जो हमारी सेविंग है यही हमारी बचत होती है, क्योंकि ये इमरजेंसी में काम आती है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की स्लाइड में। Now, what are the importance of these reserves? That why we feel, why we the need arise to create these reserves. The first is help in strengthening the financial position of a company. ये आपके कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्ट्रेंथ बिल्डअप करती है, क्योंकि जितना आपके पास में अच्छा रिजर्व होगा उतने आपके जो अनसर्टेनिटी से डील करना है उतना आपका हायर होगा। ठीक है। और मान लो कोई अनसर्टेनिटी नहीं आई, तो ये रिजर्व आपके कंपनी में लॉन्ग लास्टिंग बढ़ते ही जाएंगे। तो अगर इन फ्यूचर कभी में आपको कंपनी को लॉस हुआ, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो डिविडेंड देना ही है क्योंकि वो फिक्स्ड है, तो उनको हम इसमें से दे सकते हैं। मान लो हमारी कोई मशीन खराब हो गई तो रिपेयर करना है, मान लो हमें कोई फिक्स असेट परचेस करना है, मान लो कि हमें हमारे डिबेंचर्स को रिडीम करना है, तो समवेयर जो हमारे जर्नल या हमारे जो स्पेसिफिक रिजर्व्स है वही यूज होने वाले हैं। क्लियर विद द स्टूडेंट्स? ओके। हेल्पिंग मीटिंग अनएंटिसिपेटेड लॉसेस और लायबिलिटी। अभी मैंने इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया कि ऐसी कोई चीज है जो अनसर्टेन है, मतलब हमें नहीं पता है कि वो होने वाली है, तो हमें उससे डील करने के लिए भी फ्यूचर में हमारे पास में क्या होना चाहिए, कंपनी के पास में बेसिकली रिजर्व्स होने चाहिए। हेल्प्स इन मीटिंग द अनएंटिसिपेटेड लॉस और लायबिलिटी, सेम लिखा है। इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड्स ओवर द ईयर। क्या होता है कि अगर कंपनी के पास में जैसे कि इक्विटीज होते हैं, ये इक्विटीज होते हैं और प्रेफरेंस होता है। इक्विटीज का तो कैसा है फंडा कि अगर भाई प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो लोग हैं जिनको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये लोग को डिविडेंड हमें 100% देना ही है, मतलब जो भी उनका रेट ऑफ रिटर्न है उस हिसाब से। तो कभी कभी इस डिविडेंड को हमें पे करने के लिए भी इन रिजर्व को यूज करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कंपनी के उस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने लॉस बेयर किया हो। तो अब डिविडेंड, चलो इक्विटी वालों को तो हमने ना बोल दिया कि भाई देर इज अ लॉस, सो देर इज अ नो डिविडेंड, बट वेन एवर वी विल बी गेटिंग अ हायर प्रॉफिट आपको ज्यादा डिविडेंड हम देंगे। लेकिन प्रेफरेंस होल्डर्स का क्या भाई, उनको तो देना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आगे, कीपिंग वर्किंग कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म फंड्स इनेक्ट। जो हमारा वर्किंग कैपिटल है या जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल है, जैसे भी हम लोग ने वर्किंग कैपिटल जो क्या है, मेरा करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी, इसको डील करने के लिए अगर मेरे पास में कोई लॉन्ग टर्म लोन है या कोई भी ऐसा एडवांस या गेन्स है जिसके ऊपर मुझे हर बार इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और भाई कंपनी को हो गया लॉस, लेकिन ये तो हर बार जाना ही है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ईएमआई चल रहे हैं बैंक के, और अगर आपको लॉस है, लेकिन बैंक थोड़ी ना सुनेगा, उसे तो आपको देना ही है, तो आप ये भाई अब कहाँ से दोगे? सो यू आर गोइंग टू अरेंज दिस मनी फ्रॉम द रिजर्व, यानी कि जो आपने बचा के रखा हुआ है, जब आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा था तो आपने सब वेले पंक्ति में बांट नहीं दिया भाई कि भाई लेकर जाओ, नहीं। हमें हमेशा कुछ ना कुछ अ पार्ट ऑफ दैट रिजर्व, पोर्शन ऑफ दैट रिजर्व हमें बचा कर रखना है, जिसको हम लोग कभी कभी प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं, कि प्रॉफिट जितना हुआ है इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमने असाइड कर दिया है, साइड में रख दिया है आगे चीजों को डील करने के लिए। क्लियर? आगे देखते हैं। टाइप्स और मीनिंग ऑफ हमारे पास में रिजर्व है। रिजर्व refers to the proportionate amount that net profit or a surplus which is retained future payments. In other words, retention of the profit which is not for any unknown liability. ऐसी liability जो हमें नहीं पता है आने वाला है, तो उससे मीट करने के लिए हम लोग इस रिजर्व को रखते हैं, जिसको कभी कभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोला जाता है, यानी कि वो प्रॉफिट जो अनडिस्ट्रीब्यूट है, जिसको हमने बांटा नहीं है, जिसको हमने क्या नहीं एप्रोप्रिएट नहीं किया है। ओके। सो आपके जो रिजर्व्स है वो दो कैटेगरी में, दो टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है रेवेन्यू रिजर्व और दूसरा है आपका कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व को हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कंसेप्ट के लेक्चर में रिकवर करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैपिटल रिजर्व के बारे में। द रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ कैपिटल इन नेचर नोन एज अ कैपिटल रिजर्व। अभी एक्चुअली कैपिटल रिजर्व क्या होता है? ये रेवेन्यू रिजर्व के टाइप है, जिसमें जनरल रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व है। जनरल रिजर्व आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, बट अगर स्पेसिफिक है तो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए यूज होगा। जैसे हमारी ये सीरीज अकाउंट्स की है,
या मेरा ये चैनल कॉमर्स का है, तो इस पे मैं क्या सिर्फ कॉमर्स के ही टॉपिक्स रिलेटेड डिस्कस करूंगी, साइंस या बायोलॉजी यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगी। तो ये स्पेसिफिक रिजर्व है कि अगर मैंने रिजर्व डिविडेंड बांटने के लिए बनाया तो उसी के लिए है, वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए बनाया तो उसी के लिए है, इविडेंट इन्फ्लेक्शन फ्लक्चुएशन फंड के लिए तो उसी के लिए है, और डिबेंचर को रिडीम करने के लिए बनाया है तो उसी के लिए है। और जनरल रिजर्व है तो इनमें से मैं कोई भी पर्पस के लिए यूज कर सकती हूँ। आई कैन यूज इट फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, बट इफ आई से इट इज अ स्पेसिफिक रिजर्व, दैट मीन्स इट इज अ स्पेसिफाई, तो आप उसमें सिर्फ वही करोगे, वही चीज को यूज करने के लिए करोगे। ओके, तो अभी हम लोग को अंडरस्टैंड करना है कि भाई कैपिटल रिजर्व क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैपिटल क्या होता है वो समझ लो। अभी हम लोग कैपिटल असेट्स है, मैं आपको समझाती हूँ। अभी बेसिकली कैपिटल असेट क्या होता है आपका, वो असेट जो आप 3, 4, 5 या कोई भी लॉन्ग टर्म पीरियड जिसमें आप उसे एक ही बार परचेस करोगे, और इसका जो बेनिफिट है वो आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लैपटॉप लिया, अब ये लैपटॉप आप 5 साल, 10 साल, 8 साल, 9 साल, 12 साल, जितने भी साल चला सकते हो उतने साल चलाओगे, तो ये आपका हो गया कैपिटल एक्सपेंस। तो ये कैपिटल एक्सपेंस, अब इसको जब आप बेचोगे, इन फ्यूचर कभी आपको बेचना पड़ा, तो आप जब 3 साल में या 4 साल में या 5 साल में इस लैपटॉप को बेचोगे, तो आपका बेचने के बाद में एक सर्टेन अमाउंट आएगा। ये अमाउंट आपको आने भी 3, 4, 5 साल में एक ही बार है। तो जो चीज आपको इरेगुलर होने वाली है, जो डिसाइडेड नहीं है, फ्यूचर में आपको अचानक से मिल जाए और अचानक से बहुत बड़ा सा अमाउंट मिल जाए, तो हम लोग उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व करना। कि हमने कोई कैपिटल असेट सेल कर दिया, या हमने कोई कैपिटल, जैसे कोई मैंने बिल्डिंग बेचा है, मैंने कोई प्लॉट बेचा है, मैंने कोई प्लांट बेचा, मैंने कोई मशीनरी बेचा, तो इन चीजों को बेचने के बाद में जो मेरा प्रॉफिट आया, उसमें से मैंने कुछ हिस्सा बचा के रखा। क्या किया, इस प्रॉफिट के हिस्से में से मैंने इतना पार्ट जो बचाया, इसको मैं बोलूंगी कैपिटल रिजर्व। होप आई एम मेकिंग द पॉइंट्स वेरी क्लियर टू यू। A capital reserve is the reserve which is which is created out of profit of the company generated from non-operating activities. Non-operating activities are those activities which are not happening, which are not occurring again and again in the business. These happen in some specific time period. कुछ कुछ टाइम के गैप में ये चीजें होंगी. So that is your non-operating activity during a period of a time is retained for the purpose of financial long-term project of the company और राइट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंसेस इन द फ्यूचर। ये एग्जाम्पल है कि भैया आपकी कंपनी है, आपने इस कंपनी में न्यू ऑफिस बिल्डिंग वगैरह करे, और इसमें से आपने सेल ऑफ किया लैंड या ओल्ड असेट या प्रॉपर्टी को, तो इस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद में जो भी आपके पास में प्रॉफिट आएगा स्टूडेंट्स, उस प्रॉफिट में से अगर आप कुछ हिस्सा बचा के रख देते हो, तो उसको अकाउंट्स बोलता है कि ये आपका कैपिटल रिजर्व है। ये सिर्फ रिजर्व नहीं है, ये जनरल रिजर्व नहीं है, स्पेसिफिक रिजर्व है, जिसके अंदर भी ये कैपिटल रिजर्व है। स्पेसिफिक रिजर्व यानी कि कैपिटल रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व यहाँ पे मुझे नहीं बोलना है। मनी रिसीव फ्रॉम दीज ट्रांजेक्शन आर ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एक कैपिटल रिजर्व अकाउंट बनाएंगे और ये मनी हम उसमें डालेंगे। कभी बिल्डिंग को बेचने से पैसा आ गया तो इसमें डाला, कभी मैंने कोई प्लांट बेचा तो पैसा बचा के थोड़ा उसमें डाला, कोई असेट बेचा तो मैंने उसमें डाला, मैंने कोई हाँ असेट बेचा तो मैंने पैसा उसमें डाला। कोई असेट कैन बी नाउ एनीथिंग, कैन बी योर टैंजिबल असेट, कैन बी योर इनटैंजिबल असेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। A capital reserve is created from capital profit earned through the sale of capital assets such as a fixed of sale asset, sale of fixed asset, profit on a sale of that shares and like that. A special property of capital reserve is that, or these are permanently invested and cannot be used for any other purpose apart from is created. अभी ये लोग ने स्पेसिफिक या स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया कि अगर कोई चीज उस चीज के लिए क्रिएट हुई है तो आप खाली उसे उसी पर्पस के लिए यूज करोगे और कोई पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने साइंस जर्नल बनाई और आपने अकाउंट जर्नल बनाई, तो आप साइंस जर्नल में स्पेसिफिकली सिर्फ साइंस लिखोगे और अकाउंट की जो जर्नल बनाई है उसमें सिर्फ अकाउंट्स लिखोगे। तो ये आपके हो गए सब्जेक्ट के स्पेशलाइजेशन। वैसे ही रिजर्व्स में भी होता है कि अगर आपने जर्नल के लिए बनाया है, मतलब आप समझ लो जर्नल आपकी रफ बुक है, सब कुछ इसमें आने दो, कुछ भी नहीं मिल रहा है रफ बुक में, भाई लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। लेकिन अगर बोला कि नहीं भाई अकाउंट्स का बुक है,
तो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स होगा, इको का बुक है तो सिर्फ सिर्फ इको होगा। तो उससे आप इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि स्पेसिफिक बोला तो सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज करना है, जनरल बोला तो कोई भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है। क्लियर विद दिस? चलिए, कुछ एग्जाम्पल दिया है कि आपको कैपिटल रिजर्व कैसे होगा। प्रॉफिट ऑन अ सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, प्रॉफिट ऑन अ फोरफीचर ऑफ शेयर। फोरफीचर ऑफ शेयर यानी कि कैंसिलेशन ऑफ शेयर करना, कि कंपनी अपने शेयर वापस से ले लेती है क्योंकि शेयर होल्डर ने शेयर के लिए पूरा पैसा नहीं दिया है। प्रॉफिट ऑन अ इश्यूज ऑफ शेयर, मैंने कोई शेयर बेचे जिसपे मुझे प्रॉफिट हुआ, तो ये भी मेरा कैपिटल रिजर्व है। कैपिटल प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिजर्व। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, आपने डिबेंचर को रिडीम किया मतलब वापस से पे ऑफ किया, तो उस वक्त पे ऑफ करने में आपको कुछ प्रॉफिट हुआ तो वो भी आपने बचा के रखा। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, आपने अपने कंपनी के असेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूएट किया, तो रीवैल्यूएट करते समय मार्केट में भाव बढ़ने की वजह से वो बढ़ा, इसीलिए आपने उसके लिए भी प्रॉफिट अलग से निकाल के रखा। एंड प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फोरफीचर शेयर, फोरफीचर शेयर जो मैंने कैंसिल कर चुके थे वो मैंने वापस से मार्केट में सेल किया, तो उस वक्त भी मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ, वो भी मैंने किस में डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया हो तो लेक्चर को एक बार फिर से देखना, मैंने बहुत अच्छे से बहुत ही कॉमन टर्म्स और सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर मैं आपको लेक्चर के पीपीटीज और नोट्स वगैरह जो भी रहते हैं वो शेयर कर देती हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना और उन सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाना जिनको इन लेक्चर्स की जरूरत है। ओके, मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से रिविजन करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, सी या, हैप्पी लर्निंग।